रमेश एक बहुत ही गरीब आदमी था जिसकी 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी काली, छोटी बेटी पूजा, तीसरी बेटी रानी। जहां बाप के लिए एक बेटी की शादी करना मुश्किल होता है, वहीं गरीब रमेश अपनी 3 बेटियों की शादी को लेकर चिंता में था। सबसे ज्यादा उसे चिंता अपनी सबसे बड़ी बेटी काली की थी, क्योंकि जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका रंग रूप था, जिसकी वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता था और उसकी वजह से उसकी बाकी बेटियों की भी शादी रुकी हुई थी। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय वो अपने काम पर जा रहा था कि तभी उसकी पड़ोसन सरिता उसे रोकते हुए कहती है, कहाँ रहते हो रमेश भाई साहब जी? आज बड़े दिन बाद दिखाई दिए आप। कहीं गए थे क्या? हाँ सरिता जी, अपनी बड़ी बेटी काली के लिए रिश्ता देखने गया था, लेकिन उसके काले रंग की वजह से कहीं बात नहीं बन पा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। भाई साहब, आप परेशान मत होइए। जब आपकी लड़कियों के लिए रिश्ता मिलना होगा तो मिल जाएगा। सरिता जी, आप तो बचपन से ही देख रही हैं मेरी बेटियों को, उनके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी बड़ी बेटी की वजह से मेरी 2 बेटियों की शादी और रुकी हुई है। इसीलिए मुझे ज्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे समय निकल रहा है। मैं आपकी परेशानी अच्छे से समझ रही हूँ। मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। बिना माँ के बेटियों को पालना, उनकी शादी करना बहुत बड़ी चीज होती है। फिर भी आपने अपनी बेटियों में कोई कमी नहीं छोड़ी। माँ के ना होने पर भी आपने उनको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आप जानती हैं सरिता जी, आजकल तो लड़कियों की अच्छे घर में शादी 2 तरीके से ही होती है, या तो लड़की सुंदर हो या तो पैसे वाली हो। लेकिन मेरी बड़ी बेटी ना ही सुंदर है, ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं जो मैं ज्यादा दहेज देकर अच्छे घर में उनकी शादी कर सकूं। आप अपना मन छोटा मत करिए, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। आपको इतना सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। और अगर आपको मंजूर हो तो मैं आपकी छोटी बेटी रानी की शादी की बात अपनी देवरानी के लड़के के साथ चला सकती हूँ। लेकिन सरिता जी, बड़ी बेटी को घर बिठाकर छोटी बेटी की शादी करूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि बड़ी बेटी को बिठाकर छोटी बेटी की शादी क्यों कर रहा है। लोग न जाने कितनी बातें बनाएंगे। आपको अपनी बेटियों के बारे में सोचना है या लोगों के बारे में? वो क्या सोचते हैं क्या नहीं, इससे आपको क्या लेना देना। शादी तो आपको ही तीनों की करनी है ना। जिसकी जैसे मिले कर दीजिए। आप सोच लीजिए शाम तक और मुझे बता दीजिए। अगर आपकी हाँ हुई तो मैं आगे बात बढ़ाती हूँ। सरिता इतना कहकर अपने घर चली जाती है और रमेश भी अपने काम पर चला जाता है। कुछ समय बाद रमेश काम से लौटकर घर आता है और बहुत सोचने समझने के बाद वो सरिता की बात मान लेता है और अपनी बड़ी बेटी से पहले अपनी छोटी बेटी रानी की शादी पहले करने के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद सरिता लड़के वालों से बात करके उन्हें मिलने के लिए घर बुलाती है। अगले दिन लड़के वाले रमेश के घर आते हैं। तभी उसकी बड़ी बेटी काली सबके लिए चाय नाश्ता लेकर वहां आती है, जिसे देखकर लड़के की माँ मालती कहती है, जेठानी जी, आप ये किन लोगों के घर लेकर आई हो हमें? इनका ना तो घर अच्छा है ना ही लड़की। कहीं तुम हमें धोखा तो नहीं दे रही हो? नहीं नहीं मालती, ये वो लड़की नहीं है जिसे हम देखने आए थे। ये तो इसकी बड़ी बहन है। इसकी शादी नहीं हुई अभी तक? अरे मैं भी क्या पूछ रही हूँ, इसकी जैसी काली लड़की से शादी कौन करेगा? मैं तो कभी सपने में भी ऐसी लड़की को अपने घर की बहू ना बनाऊं। इस तरह किसी के घर में बैठकर उसकी बेटी की इंसल्ट करना ठीक नहीं है मालती। तुम पैसे वाली हो, ये लोग गरीब हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनकी बेइज्जती करो। और पहले लड़की को तो देख लो, तब बात करो। जेठानी जी, अब जो जैसा होगा उसके लिए वैसा ही कहा जाएगा ना। मुझे बस मेरी होने वाली बहू को दिखाइए, और किसी चीज से मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये रिश्ता पक्का हो गया तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस इनकी ये बड़ी काली बेटी मुझे शादी में नहीं देखनी चाहिए। आप चिंता मत करिए, आपको ये लड़की नहीं दिखाई देगी पूरी शादी में कहीं भी। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तभी रमेश की छोटी बेटी रानी वहां आती है और उसे देखते ही मालती उसे पसंद कर लेती है और पंडित को बुलाकर शादी की तारीख भी तय कर देती है। यूं ही समय निकलता है। समय के साथ तय किए हुए मुहूर्त पर रमेश की छोटी बेटी रानी की शादी सूरज नाम के लड़के से होती है। ऐसे ही थोड़ा समय और निकलता है। समय के साथ देखते ही देखते जैसे तैसे करके रमेश अपनी सबसे छोटी बेटी पूजा की भी शादी तय कर देता है। अब उसकी बड़ी बेटी काली ही बची थी। एक रोज काली मार्केट से सब्जियां लेकर लौट रही थी। तभी उसकी पड़ोसन कमला उसे रोक कर कहती है, क्या बात है काली बेटी, आज तू सब्जियां लेने के लिए मार्केट कैसे निकल गई? तू तो कभी घर से बाहर नहीं निकलती। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तेरी दोनों छोटी बहनों की शादी हो गई सिवाय तेरे। अरे कब तक तू ऐसे अपने गरीब बाप पर बोझ बनकर पड़ी रहेगी? आंटी जी,
अगर आपने भी मुझे मेरे रंग को लेकर ताना मारने के लिए रोका है ना, तो मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत काम है। और बात है तो कोई बता दीजिए। अरे बहनों, जरा इस लड़की की अकड़ तो देखो, ना शक्ल ना सूरत ना कोई गुण, फिर भी इतना घमंड है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि इस काली सी को घमंड किस बात का है। आंटी जी, मुझे किसी बात का कोई घमंड नहीं है और ना ही मुझे किसी से कोई शिकायत है। जो भी है ये मेरी किस्मत है, जब मेरे नसीब में शादी लिखी होगी तो हो जाएगी। काली इतना कहकर अपने घर चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। तभी रमेश वहाँ आता है, जिसे देखकर काली कहती है, पिताजी, क्या मैं आप पर बोझ हूँ? लोगों को मेरे काले रंग के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। क्या सुंदरता ही सब कुछ होती है? इंसान का स्वभाव कोई मायने नहीं रखता। क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब किस्मत का खेल है और तू मेरे लिए कोई बोझ नहीं है। लोगों का काम ही है बोलने का। तू उनकी बातों को एक कान से सुन और एक कान से निकाल दे और सारी चीजें किस्मत पर छोड़ दे। पिताजी, किस्मत पर क्या और कब तक छोड़ दूं? अगर भगवान ने मुझे काला रंग दिया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? लोग मुझे ताने क्यों मारते हैं? उन्हें कुछ और दिखाई नहीं देता क्या? रमेश अपनी बेटी काली को समझा ही रहा था कि तभी उसकी सहेली रूपाली उसके घर आती है और उसे खुशी से गले लगाते हुए कहती है, काली, तेरा सपना पूरा हो गया। तेरा गवर्नमेंट टीचर में सिलेक्शन हो गया है। तूने एग्जाम में टॉप किया है। अब तो एक गवर्नमेंट टीचर बन गई है। तू सच बोल रही है ना? देख, इस चीज को लेकर मुझसे मजाक मत करियो। माँ कसम, मैं सच बोल रही हूँ। तेरी सरकारी नौकरी लग गई है। अब तू किसी के ऊपर बोझ नहीं है। देखा बेटी, मैंने तुझसे कहा था ना कि भगवान कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करता है। और आज मुझ गरीब की झोली में उसने सब कुछ डाल दिया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चल सभी मोहल्ले वालों को मिठाई खिलाकर आते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा पिताजी। इस बहाने मुझे ताना मारने वाले लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। आपने सही कहा था, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अगले दिन सुबह रमेश अपनी बेटी काली के साथ उसे सरकारी नौकरी मिलने की खुशी में पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रहा था। तभी उसकी पड़ोसन कमला फिर उसके पास आती है और उसे हाथों में मिठाई का डब्बा लिए हुए देखकर कहती है, क्या बात है रमेश जी, आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। और ये मिठाइयाँ किस खुशी में बांट रहे हैं आप? आपकी काली बेटी का रिश्ता तय हो गया क्या? इसको किसने पसंद कर लिया? कमला जी, मेरी काली बेटी की सरकारी नौकरी लग गई है, इसीलिए मैं पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट रहा हूँ। जरूरी नहीं है ना कि आपको मेरी काली बेटी के अंदर कोई गुण ना दिखाई दे तो किसी को ना दिखाई दे। अगर मेरी जगह आपकी बेटी इस रूप रंग की होती तो क्या फिर भी उसे ऐसे ही ताने मारती, या कोई उसे ताने मारता तो आप बर्दाश्त करती? लेकिन आज मेरी उसी बेटी ने अपने आप को इतना काबिल बना लिया कि लोग अब उसके रंग को नहीं बल्कि उसकी काबिलियत को देखेंगे। रमेश की बात सुनकर कमला को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वो रमेश और उसकी बेटी काली से अपनी गलती की माफी मांगती है और उसकी बहुत तारीफ करती है। इस तरह से एक तरफ काली को अपने काले रंग के चलते मिलने वाले ताने और रमेश को अपनी गरीबी भरी जिंदगी से छुटकारा मिलता है। चंदा अपने पिता सुंदर के साथ रहा करती थी। चंदा का पिता सुंदर पूरे दिन नशे में धुत रहता था। उससे अपने घर परिवार से कोई मतलब नहीं था। और जब से सुंदर की पत्नी का देहांत हुआ था, तब से तो सुंदर और भी ज्यादा नशे की हालत में रहता था। अरे विमला काकी, आओ आओ, और घर का काम काज हो गया? अरे हाँ हाँ, हो गया चंदा। और तेरा बेवड़ा बाप कहाँ है? कल कीचड़ में पड़ा था जब मैं शाम को बाजार से आ रही थी। ये कभी नहीं सुधरने वाला। पहले जब सीता थी तब भी ये पीता था और अब तो ये हद से ज्यादा पीने लगा है। अरे काकी, उनकी तो बात ही मत करो। अब तो वो माँ की तरह मुझ पर भी हाथ उठाने लगे हैं। मैं जो भी फूल माला बेच कर लाती हूँ ना, उन पैसों को वो छीन कर उसकी दारू खरीद कर पी जाते हैं। सुना था रात में तेरे चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैं तो कहती हूँ कि तू अपने ननिहाल चली जा चंदा बेटा, इस राक्षस से छुटकारा मिल जाएगा तुझे। नहीं काकी, मैं उन लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। बल्कि आप तो जानती हो कि माँ जब भी रानी के घर जाती है तो वो वहाँ जाकर भी कितना ड्रामा करते थे। ये भी तू सही कह रही है। चल कोई बात नहीं, तू अपना ध्यान रख। मैं बस तुझे ही देखने चली आई थी। विमला के जाते ही चंदा का पिता नशे में घर आता है और चंदा से कहता है, चंदा, अरे ओ चंदा, मुझे पैसे दे, मुझे पीनी है। तुझसे बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? कहाँ से लाऊं मैं पैसे?
शाम में तो आपने सारे पैसे ले लिए थे, अब मेरे पास 1 रुपया नहीं है जो मैं आपको दूं। हर वक्त आपको पैसा चाहिए, कहाँ से लाऊं मैं पैसे? अरे कहीं से भी लेके आ और मुझे पैसे दे। और तेरी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है आजकल। अपने अपने बाप से जुबान लड़ाएगी? तेरे को तो अभी सबक सिखाता हूँ, बाप से जुबान लड़ाएगी, बाप से। इतना बोलकर सुंदर अपनी बेटी को मारने लगता है और चंदा अपने पिता से उसे छोड़ देने की गुहार लगा रही होती है। लेकिन नशे में धुत सुंदर चंदा को डंडे से लगातार वार कर रहा होता है और चंदा जब बेहोश हो जाती है तब वो वहाँ से चला जाता है। अपने बाप से जुबान लड़ा रही थी ना, आइंदा से लड़ा मत दियो, वरना ऐसा अंजाम करूंगा कि कोई भी तुझे पहचान नहीं पाएगा। माँ, माँ बोर नहीं, मुझे अब नहीं जीना है माँ। मैं भी आपके पास आना चाहती हूँ। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? पिताजी मुझे रोज मारते हैं, रोज पीटते हैं। इतना बोलने के बाद ही चंदा घर से अपनी माँ की फोटो लिए निकल जाती है और जंगल के रास्ते होते हुए वो जा ही रही होती है। तभी वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अब मुझसे और नहीं चला जाएगा, मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझे जोरों की भूख भी लगी है। और ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं। तभी चंदा के कंधे पर किसी का हाथ आता है और चंदा घबराते हुए उठ जाती है। कौन है? कौन है? जी, आप कौन और क्या चाहिए आपको? अरे बेटी, मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे आगे गांव जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा दोगी? अगर मैं गांव की तरफ दोबारा गई तो मेरा नशेड़ी बाप मुझे फिर से मारेगा, पीटेगा और मेरी जिंदगी फिर से नरक बन जाएगी। लेकिन मुझे इन अम्मा की मदद तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन चंदा को तो उस बूढ़ी औरत की मदद करनी ही थी, तो चंदा अब भी अपने गांव की तरफ उस बूढ़ी औरत को लेकर आ जाती है। और जब गांव के पास दोनों पहुंचते हैं तो बुढ़िया चंदा से कहती है, बिटिया बस यहीं तक ही आना था, अब मेरा बेटा मुझे लेने आ जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहती हूँ। नहीं नहीं अम्मा, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना ध्यान रखिए, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। वैसे तो मेरे पास कुछ नहीं है जिसे देकर मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ, बस ये मयूर जग है मेरे पास। सच्ची अम्मा, मुझे इसकी क्या ही जरूरत है, आप इसे रखिए। ये कोई साधारण मयूर जग नहीं है बिटिया, बल्कि ये तो बड़े काम की चीज है। बुढ़िया भी वो चंदा को मयूर जग थमाकर आगे चली जाती है। शाम का समय बीत चुका था और चंदा फिर से जंगल की तरफ जा नहीं सकती थी, तो वो अब अपने घर जाने का फैसला करती है। जब चंदा अपने हाथ में माँ की फोटो के साथ वो मयूर जग लेकर घर आती है तो वो देखती है कि उसका पिता सोया हुआ है और घर का सामान इधर उधर फैला हुआ है। लेकिन चंदा अपनी माँ की फोटो को एक तरफ टांग देती है और मयूर जग को एक टेबल पर रख देती है और वो भी घर का बिखरा हुआ सामान ठीक करने में लग जाती है। चंदा, अरे ओ चंदा, अरे कहाँ है तू? अरे मर गई क्या? कल शाम को तू घर पर नहीं थी, कहाँ गई थी? बता, चल बता, किसके साथ थी तू? अच्छा ये सब छोड़, अभी पहले पैसे दे, मुझे पीना है, मुझे बहुत जोर की तलब आई है। ला पैसे ला। बस यही है मेरे पास अभी, और पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊँ? सुंदर चंदा से वो पैसे छीनकर चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जब चंदा खाना बनाने जाती है तो उसे चाय की खुशबू आती है और वह इधर उधर देखती है, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं दिखता। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे चंदा, तू कल शाम को कहाँ चली गई थी? तेरे बाप ने घर के सामानों के साथ तहस नहस मचा दिया। हाँ, जब मैं घर आई थी तो सामान बिखरा पड़ा था काकी, अब क्या ही कर सकती हूँ इनका, आप तो जानती है ना। वैसे चाय की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तेरे घर चाय बन रही है क्या? तो पिला दे, जब आ ही गई हूँ तो। चाय की खुशबू तो मुझे भी आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है ये कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे क्या सोच रही है चंदा, ज्यादा नहीं बनाई है क्या चाय? चल छोड़, कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। जैसे ही विमला जाने लगती है वैसे ही चंदा पास रखे मयूर जग को खोलकर देखती है, जो कि पूरा चाय से भरा हुआ था।
अरे रुको ना विमला काकी, चाय बहुत है, आओ बैठो, मैं अभी लगाती हूँ चाय आपके लिए। अरे चाय तो बहुत अच्छी बनी है। वैसे इसमें तूने चाय बनाकर क्यों रखा है? कहीं फूल माला का काम छोड़कर ये तो नहीं करने लगी ना? हाँ हाँ काकी, मैं चाय बेचने जा रही थी, इसमें चाय जल्दी ठंडी नहीं होगी। अरे तुझे कहीं और जाने की जरूरत ही क्या है? जहाँ मंदिर के सामने तू फूल माला की दुकान लगाती थी, अब वहाँ तू चाय की दुकान लगा ली हो। चंदा भी विमला की कही बातों पर मंदिर के बाहर जाती है और उस जादुई मयूर जग को रख देती है। सामने कई सारे गिलास लगा देती है और लोगों को भी चंदा की चाय बहुत पसंद आती है। अब देर शाम तक चंदा की अच्छी खासी कमाई हो चुकी थी। अब वो उस मयूर जग को लिए घर आ जाती है। मुझे अब तक इतना तो समझ आ ही गया है कि ये मयूर जग जादुई है, तभी वो बूढ़ी अम्मा कह रही थी कि ये बड़े काम की चीज है। किससे बात कर रही थी तू? और आज सुना है मैंने लोगों से कि तू मंदिर के बाहर चाय बेच रही थी। नया काम शुरू किया है तूने, बता क्यों चाय बेचने गई थी? अगर मैं काम नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा घर, और आपको तो रोज पैसे चाहिए होते हैं। वो क्या मैं पेड़ से तोड़कर लाती हूँ आपके लिए? फिर तू अपने बाप से जुबान लड़ा रही है। तू अपने बाप से जुबान लड़ाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? अब जैसे ही सुंदर चंदा को मारने के लिए हाथ उठाता है, टेबल पर रखा मयूर जग गिर जाता है और मयूर जग की चाय सुंदर के पैरों पर गिर जाती है और उसका पैर जल जाता है। हालांकि इस बुरे वक्त में भी सुंदर का साथ उसके आस पड़ोस वाले और उसकी अपनी बेटी ही देती है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरा बाप हूँ, लेकिन बहुत गलत किया तेरे साथ। तुझे मारता था, पीटता था, तेरे पैसे छीनता था, तुझे धमकाता था, तुझसे जबरदस्ती काम करवाया मैंने। मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे अपने बाप को। आइंदा से अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैंने तो आपको कभी पलटकर जवाब भी नहीं दिया। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने देर से ही सही लेकिन सुंदर को अकल दी। अब चंदा समझ चुकी थी कि उस जादुई मयूर जग ने जानबूझकर सुंदर का पैर जला दिया। चंदा और सुंदर जो ठीक होने के बाद चाय की एक अच्छी सी दुकान खोल लेते हैं और चाय बेचने का काम करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।